आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर 19 सितंबर 2025 को जारी नए सिलेबस के अनुसार जन राष्ट्रवाद का उदय और क्रांतिकारी गतिविधियां, जो कि नया टॉपिक ऐड किया गया है फर्स्ट पेपर में, उसको हम गहराई से जानेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आप देख रहे हो अशोका हिंदुस्तानी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हम पढ़ेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय और क्रांतिकारी गतिविधियां 1919 से 1942, जो कि आरपीएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक ऐड किया गया है। उसके जो जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी आरपीएससी नए या फिर विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। और बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आपको साथ में ये बताया भी गया है कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादातर मैंने आरपीएससी के क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। किसी भी गाइड से, किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो सवाल पहला है, किस अधिनियम के तहत भारत में द्विवेद शासन की शुरुआत की गई थी? डायरकी की शुरुआत की गई थी। तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्विवेद शासन की शुरुआत की गई थी? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्विवेद शासन की शुरुआत की गई थी 1919 के तहत। आगे ये आरपीएससी जूनियर टीचर 2016 में पूछा गया था मित्रों। आगे किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगड़ा को फांसी दी गई थी? तो यह है कर्जन वाइली। क्या है? कर्जन वाइली। यानी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगड़ा को फांसी दी गई। मदन लाल धिंगड़ा को ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था? जनरल वाइली था। यह बीपीएससी परी 2018 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो रास बिहारी बोस को किया गया था। रास बिहारी बोस को दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया था किसको? रास बिहारी बोस को। ये यूपीपीएससी 2017 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1913 में हुई थी। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री 2018 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तो मैं ये आपको आगे नहीं बताऊंगा आगे कौन से एग्जाम में है, ये इसके नीचे लिखे हुए हैं। आपको यदि एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको देख लेना, या फिर मेरे पर विश्वास करते हुए इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना मित्रों। आगे है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को। किस पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया था मित्रों। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह, यहाँ सोन नहीं है, मोहन सिंह भाखना थे। मोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोहन सिंह भाखना। अब है, गदर नामक पत्रिका किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती थी? गदर नामक जो पत्रिका है वो किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती थी? ये है गदर पार्टी। तो गदर समाचार कौन निकालता था? गदर पार्टी निकालती थी। लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ये 1916 में हुआ था मित्रों। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। इंडिया हाउस नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को संगठित करना था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना ब्रिटेन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी मित्रों। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अनुशीलन समिति नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था बंगाल से। किससे था? बंगाल से था। अनुशीलन समिति का नामक गुप्तकारी संगठन का संबंध बंगाल से था। अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर ने की थी मित्रों। अभिनव भारत सोसाइटी थी और ये क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना करने वाले तो कौन थे? गणेश सावरकर, और उनके साथ थे विनायक दामोदर सावरकर मित्रों। आगे है, बर्लिन समिति का गठन किसने किया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया? बर्लिन समिति लाला हरदयाल ने। बर्लिन समिति का गठन किसने किया? लाला हरदयाल ने किया था। आगे है, ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने के प्रयास में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था। तो ये कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? किंग्सफोर्ड। यानी किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था मित्रों। आगे है, रोल्ट खिलाफत और असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रश्न 1919 से लेकर के 1924 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो। तो रोल्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन को कूचना।
यानी ब्रिटिश सरकार रोल्ट एक्ट क्यों लेकर के आई कि जो स्वतंत्रता की गतिविधियां बढ़ रही थी उस स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना इसका उद्देश्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ब्रिटिश अधिकारी ने गोलीबारी का आदेश दिया था, तो ये जनरल डायर ने आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो ये हंटर आयोग का गठन किया था मित्रों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो शंकर नारायण ये थे। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे शंकरन नायर। क्या थे? शंकरन नायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? 1919 में की थी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता 1919 में महात्मा गांधी ने की थी मित्रों। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा वकील अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गया था? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, जो असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने के किस शिष्य ने विद्यापीठों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये सुभाष चंद्र बोस थे। विद्यापीठों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे असहयोग आंदोलन में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था? चोरा चोरी कांड के बाद हिमालय जैसी भूल बताया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चोरी चोरा की घटना हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त प्रांत, जिसे आजकल कहते हैं यूपी उत्तर प्रदेश। खिलाफत आंदोलन को समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में मुस्तफा कमाल तुर्क द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करना। यानी तुर्की में क्या कर दिया? खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, इसलिए ये खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया मित्रों। अब है स्वराज क्रांतिकारी और साइमन आयोग 1923 से 1929 के बीच की गतिविधियां। स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, जिसे अड़ंगा नीति भी कहते हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। उसका उद्देश्य क्या था? विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का क्या करना? विरोध करना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। HRA जिसे शॉर्ट में कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में इसका गठन हुआ था मित्रों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाने को लूटना। काकोरी षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाने को लूटना था। काकोरी षड्यंत्र में शामिल प्रमुख क्रांतिकारियों में कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान थे। यानी काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे फांसी नहीं दी गई थी? ये चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल को दे दी गई, अशफाक उल्लाह खान को, और इनके साथ रोशन सिंह को भी दी गई, और चंद्रशेखर आज़ाद इससे बच गए थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव कौन थे? यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड ब्रिकिन हेड थे। लॉर्ड ब्रिकिन हेड थे भारत सचिव साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, सांप्रदायिक समस्या का समाधान करना।
तो नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक समस्या का समाधान करना। नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रस्ताव क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स। नेहरू रिपोर्ट क्या चाहती थी? संपूर्ण स्वराज नहीं मांग की थी, इन्होंने की थी केवल भारत के लिए डोमिनियन स्टेट। नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग की किस नेता ने स्वीकार नहीं किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के नेता ने इसे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सोशलिस्ट नाम किसने जोड़ दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने नाम जोड़ दिया सोशलिस्ट। लाहौर षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या करना। लाहौर षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य था, पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स, उनकी हत्या करना। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह उनमें शामिल थे मित्रों। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। रावी नदी के किनारे जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज, पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने मित्रों। सविनय विज्ञान आंदोलन, गोलमेज और पूना पैक्ट 1930 और 32 के बीच की घटनाएं मित्रों। सविनय विज्ञान आंदोलन शुरुआत से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन को कितने सूत्री मांग पत्र सौंपा था? तो 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, उससे पहले यहाँ के वायसराय थे इरविन, और गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था कि ये 11 मांग हमारी मान लो, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत किस स्थान से की थी? साबरमती आश्रम से की थी मित्रों। दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? तो ये 78 थे, 78 थे। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? 78 थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दरासाना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरोजिनी नायडू ने किया था, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। क्या दरासाना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी मित्रों। दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो यरवदा जेल महाराष्ट्र में रखा गया था मित्रों। दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी को यरवदा जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आयोजित किए गए थे? तो लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन के समय जो गोलमेज सम्मेलन है, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसके समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे और लॉर्ड विलिंगटन थे। यानी अंग्रेज ये बताना चाहते थे कि हम भारतीयों के साथ बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, सम्मान का व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा था गोलमेज सम्मेलन। लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन उस समय वायसराय थे गोलमेज सम्मेलन के समय। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है मित्रों। गांधी इरविन समझौता में किस बात पर सहमति नहीं बनी थी? भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ करना। जो आज तक जिस बात का विरोध गांधी जी के लिए किया जा रहा है कि गांधी जी ने इस पर जोर नहीं दिया। तो गांधी इरविन समझौता में किस बात पर सहमति नहीं बनी थी? भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ करना, इस बात पर सहमति नहीं बनी थी गांधी इरविन समझौते में। और यदि गांधी जी चाहते तो उस समय ये बात मनवा भी सकते थे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे निजी विचार। लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तिथि को फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 याद रखना डेट, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931।
तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, उसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित कराची अधिवेशन 1931। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस नेता ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था मित्रों। कांग्रेस ने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी ने किस जेल में अमरण अनशन शुरू किया था? यरवदा जेल में। यानी सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी ने अमरण अनशन शुरू कर दिया। कहाँ से? यरवदा जेल से। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ये 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट 1932 में दलित वर्गों के लिए केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें आरक्षित की गई? 147 सीटें आरक्षित की गई मित्रों। पूना पैक्ट 1932 में दलित वर्गों के लिए केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें आरक्षित की गई? 147 सीटें। किस स्थान पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद है वो शहीद हो गए थे मित्रों, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935 और प्रांतीय चुनाव 1937-39 के बीच में जो हुए थे, 37 में जो चुनाव हुए थे प्रांतीय चुनाव। तो किस वर्ष कांग्रेस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? 1934 में। कांग्रेस ने किस पार्टी का गठन किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कब किया था? 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। किस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? यानी प्रांतों में स्वायत्तता दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई? प्रांतों में स्वायत्तता दी गई 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था वो तो कर दिया समाप्त और प्रांतों को दे दी स्वायत्तता। याद रह जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ कि प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था समाप्त कर दिया और प्रांतों को क्या दे दी? स्वायत्तता दे दी। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था? हालांकि यह कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन केंद्रीय स्तर पर लागू हुआ? देखो, प्रांतों में जो पहले किस में था? प्रांतों में था। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1935 में समाप्त कर दिया और केंद्र स्तर पर इसको लागू किया, जो कभी भी लागू नहीं हुआ। केंद्र में लागू कब हुआ? 1935 में। प्रांतों में कब से था? 1919 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस प्रावधान ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो अखिल भारतीय संघ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस प्रावधान ने में केंद्र द्वैध शासन की शुरुआत की? तो अखिल भारतीय संघ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फेडरल कोर्ट 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये बात कही गई थी कि भारत में क्या होगा? एक संघीय न्यायालय होगा। यानी आजकल जो सुप्रीम कोर्ट जिसे आप कहते हो उसको उस समय संघीय न्यायालय कहते थे। भारत को संघ मानते थे। तो फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935 में। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुए थे? ये भी 37 में हुए थे। चुनाव कब हुए? 1937 में। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी भाई। यानी मिला जुला करके टोटल कितने प्रांतों में सरकार बना ली थी कांग्रेस ने? 8 प्रांतों में सरकार बना ली थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी? 6 में, और 2 में मिलीजुली सरकार बना ली। तो 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस प्रांत में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो पंजाब और बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। इसमें पंजाब है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना परामर्श के शामिल करना। क्या हुआ? 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस को बहुत बहुमत लोगों ने दिया, सरकार में शामिल हो गई कांग्रेस। परंतु जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे ही युद्ध में झोंक दिया था।
इसके विरोध में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपना क्या दे दिया? इस्तीफा। इसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसने बनाया था? तो मुस्लिम लीग ने बनाया था। मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस बनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को। तो मुक्ति दिवस पूछा जाता है 22 दिसंबर 1939। अब है अंतिम चरण, पाकिस्तान व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो, ये सभी चीज़ें शामिल है इसमें। लाहौर प्रस्ताव 1940 जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी, उसे किसने प्रस्तुत किया था? तो फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। लाहौर प्रस्ताव 1940 में जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी, यानी पाकिस्तान की औपचारिक शुरुआत हो गई थी। कहाँ से? लाहौर का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में। तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो ये किया था फजलुल हक ने। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? ये लॉर्ड लिथगो ने प्रस्तुत किया था मित्रों। तो अगस्त जो प्रस्ताव था वो किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड लिथगो द्वारा पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना। अगस्त प्रस्ताव का जो 40 में प्रस्तुत हुआ उसका उद्देश्य था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ये थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ उसके पहले के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। पहला विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नारा क्या था? दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नारा क्या था? दिल्ली चलो। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था मित्रों। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहकर संबोधित किया था? एक दिवालिया बैंक का भविष्य की तारीख वाला चेक कहकर संबोधित किया था मित्रों। क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? भारतीयों का डोमिनियन स्टेट स्वीकार नहीं था। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भारत के किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो ये आगा खान पैलेस में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण किया था? उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये विंस्टन चर्चिल थे। तो इस प्रकार मित्रों आगे का जो पार्ट रह गया है, इसके कुछ पर्सन और रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं, या कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो कमेंट करें। यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।